हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है बंसल, मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों को बताने वाला हूं, आज हमारा 11th क्लास का सेकंड चैप्टर आज हम आप लोगों को समझाने वाले हैं। तो इसके जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उनको हम डिटेल में जानेंगे, डिटेल में एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चंस करने का क्या तरीका है, क्या लॉजिक है, क्वेश्चंस में कैसे समझा जा सकता है, क्या हिंदी इंग्लिश की क्या प्रॉब्लम है, मतलब डिटेल में सब कुछ जानने वाले हैं। तो ये चैप्टर आपको पता होगा, चाहे CUT एग्जाम हो, चाहे आपका नीट का एग्जाम हो, चाहे AMU का हो, चाहे या BSc नर्सिंग का हो, कोई सा भी ऐसा एग्जाम जिसमें बायोलॉजी पूछी जाती है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। इस वीडियो को फुल वॉच करना। इसमें जो मैं लॉजिक बताऊंगा उस लॉजिक को समझना, और उसके साथ साथ में जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। लगातार आप लोग हमारे साथ बने रहना, जिससे कि ये कि लगातार मैं हर एक चैप्टर के आप लोगों को क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो लगातार आप लोगों को वो जो कंटेंट मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं उसको आप देखकर उसका आप फायदा उठा सकें। तो लगातार आप लोगों को क्या काम करना है, वीडियो को वॉच करना है, देखना है, समझना है। और वीडियो में एक मैं आप लोगों को होमवर्क दिया करूंगा और डेली वो होमवर्क आप लोगों को करना है, ठीक है ना। आइए चलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की तरफ। न्यू चैप्टर है हमारा, सेकंड चैप्टर है। आइए स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि आप लोगों के लिए हम सीरीज जो स्टार्ट करने वाले हैं, तो सीरीज की ये सेकंड वीडियो है जिसमें जीव जगत का वर्गीकरण, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। और उनके पूरे जो कॉन्सेप्ट होगा, जो हमें ट्रिक लगानी है या फिर मान लीजिए हमें कुछ चीज़ का एनालिसिस करना है, तो वो सब चीज़ें हम करने वाले हैं, ठीक है। तो हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। काम की बातें करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जिसमें सबसे पहले नंबर पर दिखाई दे रहा होगा, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। आपको ये प्रश्न दिया गया है, ठीक है ना। मतलब जो रॉन्ग क्वेश्चन है, जो फॉल्स स्टेटमेंट है, वो हम लोगों को ढूंढना है। जिसमें पहला दे रखा है, यीस्ट के लंबे धागे कवक तंतु वाली तंतु में काय होती है। इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है। मोरल और ट्रफल खाने योग्य होते हैं। तो ये वाली बात तो बिल्कुल सही है, ये तो खाने योग्य होते हैं, ठीक है। क्लेविसेप्स बहुत से एल्केलॉइड LSD का स्रोत है। तो क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया ये एक फंगस होता है, कवक होता है, ये इससे एल्केलॉइड मिलता है LSD, ठीक है, जो एक हेमीसेलुलोज, जिसको नहीं उसे छोड़ो तुम, जिसको विभ्रामक कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, कोनिडिया बहिर्जात रूप से उत्पन्न है और एस को बीजाणु अंतर्जात के रूप में उत्पन्न होते हैं। तो ये भी सही है। तो मुझे नीचे के तीनों जो हैं वो सही लग रहे हैं। तो इसका मतलब कि जो यीस्ट वाला है ये हमारा क्या है, गलत, क्योंकि उसने हमसे गलत कथन पूछा है, ठीक है। आपको बता दें, यीस्ट के अंदर जो होता है ना, यीस्ट के अंदर कवक जाल नहीं होता, ये वाली बात ध्यान रखना, ठीक है। इसमें कवक जाल नहीं होता। तो पहले वाले का प्रश्न जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा A, ठीक है। दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। दूसरे प्रश्न में आप लोगों को क्या काम करना है, मिलान करना है। कॉलम 1 का कॉलम 2 के साथ मिलान करना है। तो मिलान कर लो, क्या दिक्कत है। जब आप मिलान करोगे तो देखो, मृत जीवी, इसको सेप्रोफाइटिक बोलते हैं, ये क्या काम करेंगे, मृत जैव पदार्थों का ये अपघटन करेगा, ठीक है। परजीवी, परजीवी को पैरासाइट्स बोलते हैं। ये जीवित पादप अथवा जंतुओं में रहने वाले हैं, जैसे मलेरिया परजीवी, एंटामीबा स्टोलिटिका से पेचिस होती है, वो परजीवी होता है। अमरबेल कुस्कोटा इसको बोलते हैं, ये पौधों पर परजीवी है, सुना ही होगा। अगला है लाइकिन। लाइकिन में जो होता है, शैवाल और कवक का संबंध होता है। जो शैवाल का जो एल्गाई और जो फंगस है, इन दोनों का ये क्या होगा, सिम्बियोसिस का ये एक एग्जाम्पल होगा, ठीक है ना। ये जो एल्गाई होंगे फोटोसिंथेसिस के द्वारा मतलब कि क्या बनाएंगे, न्यूट्रिशन बनाएंगे जो फंगस को देंगे। और फंगस क्या काम करेगा, मतलब कि न्यूट्रिशन को ये जो सॉइल है ना, सॉइल से एब्जॉर्ब करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा, जो किसको दे देगा, शैवाल को दे देगा, ठीक है। अगला है कवक मूल। कवक मूल को हम क्या बोलते हैं, माइकोराइजा बोलते हैं। ये पादप और जड़ों के बीच के, कवकों के बीच सहजीवी संबंध होता है। तो एक चीज ध्यान रखना, माइकोराइजा जो इसमें दे रखा है ना, ये खनिज लवणों को अवशोषित करते हैं। और खनिज लवण में फास्फोरस, ये भी आप ध्यान रखना, फास्फोरस को पौधों की जड़ों से अवशोषित करके पहुंचाते हैं, किसको, पौधे की जड़ों को देंगे, है ना। अगला तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। अब इसमें आप लोग इतना तो कॉमन सेंस लगा ही सकते हो कि आज के समय में जो कथन है ना, वो गलत वाले ज़्यादा पूछा रहे हैं, नेगेटिव क्वेश्चन ज़्यादा पूछा रहे हैं एज कम्पेयर टू पॉजिटिव क्वेश्चन की, ठीक है ना। चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। प्रियोंस में अनियमित मुड़ी हुई प्रोटीनें होती हैं। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सही बात है ये। वायरॉइड में प्रोटीन का आवरण का अभाव होता है। अभाव का मतलब नहीं, मतलब वायरॉइड जो होंगे उनमें प्रोटीन का आवरण नहीं होता, ये वाली बात बिल्कुल ठीक है। विषाणु अनिवार्य रूप से परजीवी होते हैं। हाँ परजीवी हैं, तभी तो हम लोगों को बीमार कर देते हैं। तो कोरोना वायरस आया था, चेचक वगैरह आती है या एड्स वगैरह, ये क्या है, परजीवी है, हमको बीमार करते हैं। विषाणुओं में संक्रामक संगठन प्रोटीन आवरण होता है। तो यहाँ पर ये दे रखा है, लेकिन आपको बता दूं इसमें अनुवांशिक पदार्थ भी होता है। क्या होता है इसमें, अनुवांशिक पदार्थ भी होता है। तो हमारा आंसर जो है वो क्या जाएगा, डी, ठीक है। प्रोटीन का आवरण तो होता ही है, उसके साथ साथ में इसमें न्यूक्लिक एसिड भी होता है। न्यूक्लिक एसिड में एक चीज ध्यान रखना, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, मतलब दोनों एक साथ नहीं मिलते, ये वाली बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो तीसरे का आपका हो जाएगा डी, है ना। बाकी के जो ऑप्शन है उस ऑप्शन के भी जो पॉजिटिव चीजें हैं उनको भी आप देखते रहना। अब बात करते हैं इस प्रश्न में
काफ़ी अच्छा प्रश्न है। निम्न में से कौन सा एक पूर्व केंद्रकीय नहीं है? तो देखो इसका मतलब है ये कहना चाह रहा है कि प्रोकैरियोटिक जो मतलब कि जीव है वो कौन सा नहीं है इसमें प्रोकैरियोटिक। नो स्टॉक, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम, ऑसिलेटोरिया, जैसा कि आप लोगों को पता होगा नो स्टॉक एनामिना साइनोबैक्टीरिया में चले गए, ऑसिलेटोरिया ये भी साइनोबैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम मतलब जीवाणु है, तो ये तो चले गए किसमें? ये तो चले गए आपके प्रोकैरियोटिक में, ठीक है। तो इसका मतलब प्रोकैरियोटिक कौन सा नहीं है? सैकेरोमाइसिस। तो आपको पता होगा सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, जिसको हम बोलते हैं यीस्ट बोलते हैं, जो कि एक फंगस है, और फंगस कैसा होता है? यूकैरियोटिक होता है, ना कि प्रोकैरियोटिक। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा सी। तो इस तरीके से आपको क्या काम करना है? कॉन्सेप्ट को समझते हुए तब आंसर करने हैं, ठीक है। और इस प्रश्न को भी आप देख रहे होंगे लास्ट में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप जब भी किसी प्रश्न को करें ना, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको क्या मिल रहा है और मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो वहां पर बहुत ही सतर्कता से आप लोगों को ये समझना होगा कि नेगेटिव क्वेश्चन जो है वो आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। चलो 5वें वाले को देखते हैं। गलत कथन को चुनिए। यहाँ पर देखो ये भी आ गया नहीं आ गया? मोस्टली क्वेश्चन भाई सब टोटल नेगेटिव दिए जा रहे हैं ये, ठीक है, और तुम पॉजिटिव ढूंढते रहते हो। चलो पहला है स्पोरोजोन में पादाप चलने और खाद्य ग्रहण करने की संरचनाएं होती हैं। तो आपको एक बात बता दूं कि ये वाली जो बात है ना, ये वाली बात तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। पहला ऑप्शन ही इसमें क्या दे रखा है? गलत दे रखा है, ये वाली बात गलत है। छत्रकों का संबंध बेसिडियोमाइसिटिस से होता है। छत्रक का मतलब मशरूम की बात कर रहा है, तो बिल्कुल ठीक है। कवक और पादपों के सदस्यों के बीच कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, हाँ होती है। कवकों के अंदर जो कोशिका भित्ति होती है फंगस में वो होती है काइटिन की बनी हुई, और पादप में जो होती है वो बनी होती है सेलुलोज की, ठीक है ना। मोनेरा को छोड़कर सभी जीव जगत में कोशिका में सूत्रकणिकाएं एक शक्ति ग्रह होती है, बिल्कुल सही बात है। सूत्रकणिका को माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का जो होता है वो पावर हाउस ही तो होता है, तो ये वाली बात सही है। नीचे के ये सब सही है, तो हमारा जो ए वाला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्न में से किसमें केंद्रक संलयन तथा अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात बीजाणु बहिर्जात रूप में उत्पन्न होते हैं? काफी अच्छा प्रश्न है ये वाला, ठीक है। आपको बता दें बहिर्जात दे रखा है ना, ये स्पोर जो दे रखे हैं वो एगेरिकस में उत्पन्न होते हैं। एगेरिकस जो होता है ये एक प्रकार का फंगस है। क्या है ये? फंगस है। और जो आपने नाम सुना होगा मशरूम जो होता है वो इसी की कैटेगरी में आता है ना। आइए आगे प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। किसमें प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन नहीं निकलती है? तो आपको बताना ऑक्सीजन नहीं निकलेगी। चलो ठीक है, देखो साइकस क्या है? जिम्नोस्पर्म है, तो ये जिम्नोस्पर्म है, पौधा है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण होगा, ऑक्सीजन निकलेगी। नो स्टॉक क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी है, नो स्टॉक एनामिना याद करो आप, ठीक है। तो इससे भी ऑक्सीजन रिलीज होगी। ये है केरा को कारा बोलते हैं। कारा क्या है? शैवाल, इससे भी निकलेगी। लेकिन ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, इससे क्या निकलेगी? इससे सल्फर निकलेगी, इससे ऑक्सीजन नहीं निकलेगी। तो हमारा आंसर जो होगा वो जाएगा सी वाला, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को कर सकते हैं। और देखो यहाँ पर भी दे रखा है नेगेटिव। अब तो आपकी आंखें खुल जानी चाहिए कि क्वेश्चंस जितने भी हैं वो नेगेटिव धुआंधार दिए जा रहे हैं, वो है ना। तो आप लोगों को क्या काम करना है? इसी तरीके से क्वेश्चंस को समझते हुए तब आपको आंसर देना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है निम्न में से कौन से जीव महासागरों में मुख्य उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं? तो देखो महासागरों के रूप में कौन से जाने जाते हैं? उत्पादक है। क्या है वो? उत्पादक। तो वो हमारे होते हैं डायटम्स। क्या होंगे? डायटम्स जो होते हैं। देखो डायटम मैंने क्लास में पढ़ाया था, उससे चेक करके देखना। ये जो समुद्री जीव होते हैं ना वो डायटम्स का इस्तेमाल करते हैं। और डायटम में आपको पता होगा सिलिका के कण जो होते हैं उनकी कोशिका भित्ति में जुड़े रहते हैं, और इन्हीं से डायटमी मृदा बनती है। वो भी ध्यान रखना, जो वात्या भट्टी परावर्तनी भट्टी है ना उनकी ईंटों में इसका इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, चलिए। आगे आपको दिखाई दे रहा होगा सिलिएट्स। क्या दे रखा है? सिलिएट्स अन्य सभी प्रोटोजोअन से किस प्रकार भिन्न हैं? तो सिलिएट्स में पता है क्या आता है? बताओ क्या आता है? सिलिएट्स वाले में आता है पैरामीशियम, जिसको चप्पल जंतु बोलते हैं। चप्पल के आकार का होता है, स्लीपर जंतु बोलते हैं। क्या है? देखते हैं दोनों से। ये शिकार पकड़ने के लिए पादाप का प्रयोग करता है। पादाप को हम क्या बोलते हैं? पादाप को हम सीलिया बोल देते हैं। इनके अतिरिक्त पानी को निकालने के लिए संकुचनशील धानी होती है। हाँ बिल्कुल होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक तो ठीक है। ये गमन के लिए कशाविका का प्रयोग करते हैं। हाँ, इसने गेम बना दिया, इसने क्या किया है? सभी प्रोटोजोअन से किस प्रकार भिन्न है, मतलब और जो प्रोटोजोआ होंगे हमारे उनसे ये कैसे भिन्न है? तो आपको बता दें वो इसलिए भिन्न है कि जितने भी सभी जीव होते हैं उनमें एक कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है, लेकिन पैरामीशियम जो होता है ना, इस पैरामीशियम के अंदर 2 केंद्रक होते हैं। कितने होंगे? 2, बाकी किसी के अंदर नहीं होते। तो ये विशेषता इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका आंसर जो जाएगा वो जाएगा कौन सा? इनमें 2 प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं, 2 न्यूक्लियस होंगे इनमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
अगला हमारा प्रश्न कौन सा है, ये लीजिए, निम्न में से कौन चरम लवणीय दशाओं में पाए जाते हैं? मतलब ऐसा कौन सा है जो अधिक से अधिक लवणीय दशाओं, मतलब कि आप बोल सकते हैं जहाँ का वातावरण, जहाँ की भूमि में लवण की मात्रा ज़्यादा है उसको भी सहन कर लेते हैं। कौन सहन करेंगे? आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया को हम क्या बोलते थे? आद्य बैक्टीरिया बोला करते थे, शायद आप लोगों को याद होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है 11वां, विरोइड विषाणुओं से भिन्न है क्योंकि इनमें, मतलब जो हमारे विरोइड होंगे वो वायरस से भिन्न है क्योंकि इनमें का मतलब वायरॉइड में। देखते हैं क्या है, हमारे जो वायरॉइड होते हैं ना, क्योंकि इनमें हमारे वायरॉइड होते हैं, इनमें बिना प्रोटीन आवरण के आरएनए अणु होते हैं, मतलब इनमें प्रोटीन का आवरण नहीं होगा और न्यूक्लिक अम्ल जो होगा वो क्या होता है, इनमें न्यूक्लिक अम्ल आरएनए होता है, इसलिए। ठीक है, डीएनए इसमें नहीं होता, डीएनए नहीं होता, प्रोटीन आवरण के साथ आरएनए अणु, तो प्रोटीन आवरण होता नहीं है, तो इसमें आंसर जाएगा 11 का डी। आगे बढ़े, अगला हमारा प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है ये वाला और मैंने क्लास में समझाया भी था आपको। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी ज्ञात जीवित कोशिका है ना, जिनमें एक निश्चित कोशिका भित्ति नहीं होती, मतलब सबसे छोटी कोशिका भित्ति है, सो सबसे छोटी कोशिका है लेकिन कोशिका भित्ति नहीं होगी। ये पादप और जंतुओं में रोगजनक है, दोनों में रोग करेगा, बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकता है, तो बताया तो था, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जिसे बोलते हैं। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है, हमारा हो गया आंसर। बताया था इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, ये बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकता है ना। तो बताओ कोई प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को? मैंने सब कुछ आप लोगों को पढ़ाया है, क्यों प्रॉब्लम आएगी आपको बताओ? निम्न में से कौन सा अवयव बैक्टीरिया कोशिका का मतलब जीवाणु की कोशिका है ना, कुछ चिपकने की विशिष्टता प्रदान करता है। ठीक है, तो चिपकने के लिए परेशान हो तो कोशिका भित्ति तो करेगी नहीं, किरणक झिल्ली भी नहीं करेगी, प्लाज्मा झिल्ली भी नहीं करेगी, ग्लाइकोकैलिक्स कौन करेगा? ग्लाइकोकैलिक्स करती है, ये मतलब कोशिका का आवरण होता है बाहर का, है ना। इसमें प्रोटीन के भी कुछ चीजें पाई जाती हैं और ये जो होता है चिपचिपापन प्रदान करता है, जिसके कारण क्या होता है, ये जीवाणु जो होते हैं कोशिका में चिपक जाते हैं। 13वां प्रश्न समझ में आ गया आप लोगों के? आगे बढ़ते हैं। देखो एक एक प्रश्न को मैं अच्छे तरीके से समझा रहा हूं जिससे कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो सके। जीवाणुओं में डीएनए प्रतिकृतियन होता है, तो बैक्टीरिया में प्रतिकृतिन मतलब डीएनए का निर्माण कब होगा? तो आप बताएंगे विखंडन से पहले होता है। कब होगा? विखंडन से पहले, क्योंकि आपको पता होगा कि जीवाणु के अंदर क्या होता है, जीवाणु के अंदर विखंडन होता है, जब इसमें जनन होगा विखंडन के द्वारा। आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कवकों के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आप क्या काम करते हो, आप तो ढूंढते हो सही वाला, लेकिन वो क्या पूछ लेता है, वो पूछ लेता है गलत वाला। ये विषमपोषी होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं, ठीक है। एक कोश की बहुकोश दोनों प्रकार के हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। ये ससिम केंद्र की होते हैं। सभी कवकों में शुद्ध सेलुलोज वाली कोशिका भित्ति होती है, गलत। आपको बताया था कि कवकों की फंगस की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। किसकी बनी होगी? काइटिन की। और इसने क्या बोला? सेलुलोज की। तो हमारा आंसर डी गलत हो जाएगा। अब तो समझ में आ गया होगा। अगला है मीथेनोजन। तो वो मीथेनोजन से बनता है मीथेन, ठीक है। किससे संबंधित है? तो मीथेनोजन जो होगा ना वो संबंधित होगा आद्य जीवाणु से, जिसको आर्की बैक्टीरिया बोलते हैं, है ना। और इसी से क्या बनता है? बायोगैस बनती है। और बायोगैस जो बनती है कहाँ पर मिलेंगे जीवाणु? दलदल में मिल जाएंगे, पशुओं के आमाशय में मिलते हैं। शायद मैंने आप लोगों को बताई थी, नहीं बताई थी? तो वहां पर ये मिल जाएंगे हमारे आद्य जीवी, है ना। चलो आद्य जीवाणु हमारे हो गए। आगे बढ़ते हैं। गलत कथन चुनिए। देखो हर बार क्या काम कर रहा है वो गलत चीजों को पूछ रहा है आपसे, तो तुम्हें गलत कथन को चुनना है। चलो चुनते हैं। महासागरों में डायटम प्रमुख उत्पादक हैं। तो जो याद रखना, जो समुद्र होता है ना, समुद्र में उत्पादक की तरह जो काम करते हैं वो डायटम्स करते हैं, ठीक है। ये तो पहला पॉइंट सही है। डायटम्स सूक्ष्मदर्शी होते हैं, जल में निश्चेतन तैरते रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। बहुत छोटे तो होंगे। डायटम की भित्तियां आसानी से ध्वस्त होती हैं, हाँ ये आसानी से ध्वस्त नहीं होती। तो हमारा ये जो आंसर है सी वाला, ये गलत है, ठीक है। ये हमारा डी वाला गलत है, सॉरी सी वाला गलत है। डायटमी मृतिका का निर्माण डायटमों की कोशिका भित्तियों से होता है, ये वाली बात बिल्कुल सही है। तो हमें तो गलत ढूंढना था ना, सी वाला ढूंढ दिया हमने। आइए आगे बढ़ते हैं। पढ़िए प्रश्न, आपको पढ़ना है प्रश्न। वे आदिम प्रोकेंद्रकी प्राणी, है ना। आदिम का मतलब है प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात कर रहा है ना। जो रोम ग्रंथि जंतुओं के, रोम ग्रंथि जंतु का मतलब गाय भैंस के ऊपर जो हेयर होते हैं ना, जो बाल होते हैं, उनकी बात कर रहा है। गोबर से बायोगैस उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं? तो बता दो ना, भूल गए? मीथेनोजन से ही तो मीथेन बनती है। वो मीथेन के जो मीथेन है वही तो बायोगैस में सबसे मुख्य घटक होता है। बता रखा है, आप लोग अब ना समझ पाओ तो वो वाली बात अलग है, क्लास में समझाया था कल परसों। आइए, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? हे भगवान, कितने गलत क्वेश्चन आएंगे इसमें।
अगला हमारा प्रश्न ये है, तो यू बैक्टीरिया को असत्य जीवाणु भी कहा जाता है? अरे नहीं, यू बैक्टीरिया को तो सत्य जीवाणु बोलते हैं, ना कि असत्य। तो हमारे तो पहले गलत मिल गया। फाइकोमाइसिटिस को शैवाल कवक बोलते हैं? हाँ बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया को नीले हरे शैवाल बोलते हैं? हाँ बोलते हैं। स्वर्णिक शैवाल का मतलब गोल्डन एल्गी, डेस्मिन भी कहते हैं? हाँ कहते हैं। तो पहला गलत है, तीसरे जो बी सी डी है ये बिल्कुल सही है। हटाओ, हो गया क्वेश्चन आपका। क्वेश्चंस बनने नहीं बनने अब आप लोगों से, देख लो आपके सामने ही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाइरॉइड के विषय में गलत है? ठीक है, मतलब हमें नेगेटिव ढूंढना है कि वाइरॉइड के विषय में कौन सा गलत है। ये संक्रमण करते हैं, हमसे पूछा है ये संक्रमण करते हैं? हाँ करते हैं। इनमें आरएनए का उच्च आणविक भार होता है? तो आप कहेंगे नहीं, उच्च आणविक भार नहीं, निम्न आणविक भार होता है। प्रोटीन का आवरण का अभाव होता है? हाँ बिल्कुल सही है, नहीं होता है इसमें। ये विषाणुओं से छोटे होते हैं? हाँ होते हैं। तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा? आंसर जाएगा हमारा बी। ठीक है, उसने कहा है कि आरएनए के उच्च आणविक भार होता है, लेकिन हम बोलेंगे कि ये कम आणविक भार होता है। अब देखो मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट भी बताता चल रहा हूँ, जिससे कि ये कि अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसका रिवाइज किया होगा ना मेरे नोट्स का, तो आराम से क्वेश्चंस कर लोगे। ठीक है, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो मान लीजिए जो जिसके पास जो क्वेश्चंस तो मैंने दे दिए हिंदी मीडियम वालों के लिए, अगर आप थ्योरी की बात करते हो तो थ्योरी आपके पास बहुत सारे यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे, किसी भी थ्योरी को आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, थ्योरी वहां से देख लो, क्वेश्चन यहाँ से देख लो। अगला देखो, अधिकतर कवकों की कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव कौन सा है ना? तो कवकों की कोशिका भित्ति का होता है काइटिन। क्या होगा? काइटिन। ये ध्यान रखना, तेल और ग्लाइकोजन के रूप में ये भोजन को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं कवक, ये भी ध्यान रखना। क्राइसोफाइट, यूग्लिनॉइड, डाइनोफ्लेजिलेट्स, अवपंक कब फफूंदी किस जगत में आते हैं? प्रोटिस्टा में आते हैं। 2 दिन पहले पढ़ाया था, याद होगा आप लोगों को। ठीक है, ये सब किस में आएंगे? प्रोटिस्टा में। अरे कॉमन सेंस भी लगा सकते हो वैसे तुम लगाना चाहो तो। ठीक है, कॉमन सेंस भी लगा सकते हो कि जंतु जगत में आएगा नहीं, मोनिरा जगत में आएगा नहीं। ठीक है, और जो यूग्लिनॉइड होते हैं, यूग्लिना किस में आएगा? प्रोटिस्टा में। खत्म कहानी। चलो आगे बढ़ते हैं। वह संरचना जो कुछ जीवाणुओं का पोषी ऊतक से संयोजी होने में सहायता करता है, उसको क्या बोलेंगे? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और इसे अच्छे तरीके से आपको क्या काम करना है? समझना है। तो इसका आंसर जो होगा वो हमारा जाएगा झालर। झालर को हम फिम्बरी बोल देते हैं, और फिम्बरी की सहायता से जो जीवाणु होते हैं ना, वो चट्टानों से या ऊतकों से वो चिपके रहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। आगे हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? टोटल गलत पूछने में लगा हुआ है ये, है ना। तो पहला वाला हमारा दे रखा है, म्यूकर में द्विकशाविक चल बीजाणु होते हैं। तो आपको बता दूं यहीं पर मामला इसने गड़बड़ कर दिया। क्या गड़बड़ कर दिया? सुनो, इसमें चल बीजाणु नहीं अचल बीजाणु होते हैं। ठीक है, तो पहले हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। तो हमारा यही हमारा आंसर है, क्योंकि गलत उसने पूछा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, गलत कथन को चुनिए। तो गलत कथन हमें चुनना है, तो हमारा पढ़ते चलें और देखते चलेंगे हम। पहला है, WM स्टर्न ने दर्शाया कि विषाणु क्रिस्टलीकृत हो सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, सही दर्शाया है। कॉन्टेगम वेवम फ्लूडम पद W बेजनिंग ने दिया था, बिल्कुल सही है। अगला हमारा दे रखा है, तंबाकू में कृत्रिम रोग और मनुष्य में AIDS का मतलब एड्स को जानते हो, HIV वायरस के द्वारा होता है। ये बहुत खतरनाक बीमारी होती है जो लैंगिक संबंध बनाने से होती है। ये संक्रमित व्यक्ति के मतलब कि किस करने से भी ये बीमारी हो जाती है, तो इसलिए दूर रहें। अगला है, वायरॉइड इवानोवस्की द्वारा खोजे गए थे। गलत, इवानोवस्की ने वायरस की खोज की थी, ना कि वायरॉइड की। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये वाला जो आप देख पा रहे हो ना, ये वाला जो डी ऑप्शन है, ये हमें गलत लगा बिल्कुल। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि वायरॉइड जो है, वायरॉइड की खोज T.O. डाइनर ने की थी। ठीक है, इसमें प्रोटीन का आवरण नहीं होता, ये भी ध्यान रखना, पौधों में रोग करता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो शायद आप लोगों को ना पता हो, एक होता है पोटैटो स्पंडल ट्यूबर। याद रखना, शब्द पर ध्यान देना, सुन लेना। पोटैटो स्पंडल ट्यूबर रोग होता है, जो कि वायरॉइड के द्वारा पौधों में होता है। आगे बढ़ते हैं। किसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है, मतलब किसमें कोशिका भित्ति नहीं होगी? तो आपको पता होगा माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती, याद है या नहीं? आगे बढ़ें। अगला है, जीवों के किस समूह में कोशिका भित्ति 2 पतली अतिव्यापित कवचों की बनी होती है, जो एक साथ आसंजित होती है? तो वो पता किसमें होगी? वो होगी हमारी क्राइसोफाइट में, और क्राइसोफाइट में ही रखा जाता है डायटम्स। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा डी। क्या होगा? डी होगा, क्राइसोफाइट वाला। ठीक है, आगे बढ़ते चलिए। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 28 वाला। गलत कथन को चुनिए। तो देखो, आपको हमने वो बताया था ना, ये मैंने बताया था कवकों का आर्थिक महत्व, उसमें बताया था। न्यूरोस्पोरा जैव रासायनिक आनुवंशिकी अध्ययन में उपयोग है, ठीक है बिल्कुल। यीस्ट एक कोशिकीय है, किण्वन में उपयोगी है, सही है। पेनिसिलियम बहुकोशिकीय और प्रतिजैविक को करता है, सही है। मोरेल एवं ट्रेफल विषैले छत्रक हैं, नहीं भाई साहब नहीं, ये विषैले नहीं, ये तो खाने योग्य होते हैं। तो हमारा आंसर आएगा 28 का बी।
आपको क्या काम करना है, जब कभी भी आप लोगों को प्रश्न करने हो तो करने से पहले आप एक चीज का विशेष का ध्यान रखा करें कि प्रश्न को समझने की कोशिश करा करें आप लोग। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन एक बार देख लिया और ऑप्शन देख लिया और टिक मारना शुरू कर दिया, नहीं नहीं नहीं, गलत। आपको पहले क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझना है, वो क्या कहना चाह रहा है। हो सकता है हिंदी इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, लेकिन कॉमन सेंस लगाना आप लोग, ठीक है, आप आराम से कर ले जाओगे। लेकिन प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, बस इतना आप लोगों को जरूर पता लगा लेना है, क्योंकि जब आप अच्छे से पता लगाओगे कि पूछा क्या गया तभी तो आप आंसर दे पाओगे। आगे देखिए 29, RH व्हिटेकर द्वारा प्रस्तावित 5 जगत वर्गीकरण निम्न में से किस पर आधारित नहीं है। क्या बोला इसने, नहीं है। तो देखो जब मैंने एक चार्ट सा बनवाया था, जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, चार्ट बनवाया था, और चार्ट में सबसे पहले आप लोगों को बताया प्रजनन का ढंग मैंने बताया था, पोषण का ढंग बताया था, काय की संख्या बताई थी, लेकिन केंद्रक की उपस्थिति अनुपस्थिति इसके बारे में मैंने कोई भी बात नहीं की थी। चार्ट चेक करके देख लेना आप लोग। जब मैंने इसके कोई बात नहीं की तो इसका मतलब इसका आंसर जो होगा वो हमारा होगा A29 का। आगे बढ़ते हैं, आगे है कुंडलित RNA रज्जुक पेप्टिकांश निम्न में से कौन सा दर्शाता है। 30 वाला, तो आपको बताना कौन सा दर्शाएगा। तम्बाकू मोजेक विषाणु ये दर्शाएगा। तम्बाकू मोजेक वायरस जो होता है ना, इसमें RNA होता है, ये ध्यान रखना। और ये एक न्यू वायरस है, और ये जो वायरस होता है छड़ के समान होता है, और इसमें 300 × 20 नैनोमीटर माप के आकार का होता है। इसमें RNA जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंड RNA होता है, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। और इसमें कैप्सोमीर होते हैं ना, प्रोटीन का जो आवरण होता है वो कितना होता है 2130 2130 होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसकी कुछ मैंने इंपोर्टेंट बातें हैं वो भी आपको मैंने बता दी हैं। और इवानोवस्की ने खोज की थी ना सबसे पहले, वो यही किया था तम्बाकू मोजेक विषाणु की। आगे बढ़ो जवानों, आगे बढ़ो, मेडिकल के जवान हो तुम लोग। तो आद्य जीवाणु आर्कीबैक्टीरिया सुजीवाणु यूबैक्टीरिया से किसमें भिन्न होता है। भिन्न बताना है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बता देंगे। तो आपको बता दें, 2 बैक्टीरिया हमारे पास, एक तो आर्कीबैक्टीरिया, एक यूबैक्टीरिया, ये दोनों एक दूसरे से भिन्न होते हैं कोशिका कला की संरचना के आधार पर, ठीक है। आद्य बैक्टीरिया विषम से विषम परिस्थितियों में जीवित रहने में सक्षम होता है, लेकिन यूबैक्टीरिया में ऐसा नहीं होता। तो ऑप्शन ए आएगा, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, ये ध्यान रखना। आगे, जीवाणु में सूत्रकणिका का कार्य कौन निभाता है। हमारे पास मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में ये उभार होता है इस तरीके से, इस वाले भाग को हम बोलते हैं मध्यकाय। क्या बोलते हैं, मध्यकाय। मध्यकाय ना बोले तो हम बोलेंगे मीसोसोम। क्या बोलेंगे, मीसोसोम बोलेंगे। और मीसोसोम जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है, ठीक है। मध्यकाय, आंसर क्या आ जाएगा हमारा, आंसर हमारा आ जाएगा मध्यकाय। मध्यकाय को हम मीसोसोम बोलते हैं। ये जीवाणुओं में श्वसन की तरह काम करता है, ये ध्यान रखना। ये मैंने जब उसका चित्र बनवाया था ना, बैक्टीरिया का जो चित्र था उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, चेक करके देख लो। और एक हमारे पास ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, अनोक्सी प्रकाश संश्लेषी किसका अभिलक्षण है। अनोक्सी मतलब ऐसा जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण कर लेता है। देखो स्पाइरोगैरा से वाला ये नहीं आएगा, अल्वा से वाला ये नहीं आएगा, क्लिमाइडोमोनास ये भी नहीं आएगा, ये तीनों नहीं आएंगे तो कौन सा आएगा, डोडोस्पाइरलम, ठीक है। डोडोस्पाइरलम मोस्ट इंपोर्टेंट है, कराया है मैंने, चेक कर लेना। आगे बढ़ते हैं, विषाणुओं में क्या होता है, पता है नहीं पता आप लोगों को क्या होता है। तो देखो DNA और RNA ये तो भाई नहीं होता, अकेला गुणसूत्र ये भी नहीं होता, और प्राकृतिक केंद्रक ये भी नहीं होता, प्रोटीन आवरण से परिपत्र DNA ये जरूर होता है। जो विषाणु होगा ना, विषाणु में न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन दोनों ही होते हैं, है ना। गतिमान जीवाणु किस के द्वारा गति करता है। तो शायद आप लोगों को ये तो आंसर 101% पता होगा, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था इस तरीके से, मैंने बैक्टीरिया करवाया था, और उसके बाद मैं ऐसे मैंने आप लोगों को संरचना बनाई थी। ये संरचना क्या है, ये संरचना कशाभिका है, फ्लेजिला की सहायता से जो जीवाणु होते हैं ये गति करते हैं। आगे बढ़ते हैं, साइनोबैक्टीरिया में कुछ झिल्लीदार प्रसार वर्णक क्या है, देखते हैं। ये है हमारा वर्णकी लवक होते हैं। क्या होते हैं, वर्णकी लवक। साइनोबैक्टीरिया में हेटेरोसिस्ट कोशिका के अंदर एक संरचना होती है, ये कोशिका होती है, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। कुछ हमारे दलदली क्षेत्रों में जैसे पश्चिम बंगाल में कुछ ऐसे पौधे होते हैं जैसे राइजोफोरा, सोनेरेसिया, जिनकी जड़ें जमीन से ऊपर निकल आती हैं, उन जड़ों को श्वसन बुल कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो 37 का आंसर क्या है, डी है, ये ध्यान रखो। दूध से दही बनाने, एंटीबायोटिक्स के बनाने में सहायक सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाले प्रकेंद्रकीयों को किस प्रकार श्रेणीगत किया गया है। देखो पहले ध्यान से समझो, साइनोबैक्टीरिया तो नहीं होंगे दही में, आर्कीबैक्टीरिया नहीं होंगे दही में, रसायन संश्लेषी नहीं होंगे, तो विषम पोषी बैक्टीरिया ये होंगे दही के अंदर। और प्राकेंद्रकी की बात मतलब प्रोकैरियोटिक की बात कर रहा है ये, ठीक है ना। तो आपको क्या काम करना है, क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से भी करने हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से करने हैं कि 3 को अलग हटाना है और एक आप लोगों का आंसर आ जाए, है ना। साइनोबैक्टीरिया
कि किस अन्य नाम से पुकारते हैं? तो नीले हरे शैवाल बोलते, साइनोबैक्टीरिया को ग्रीन ब्लू एल्गाई, याद है नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन भी आते हैं, आप लोगों को हुआ लगता है, डर लगता है कि पता नहीं कैसा आएगा कैसा आएगा। देखो लैंग्वेज में बदलाव आ सकता है, ठीक है, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा है, थ्योरी अच्छे से समझी है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, अच्छे से नहीं पढ़ा, अच्छे से रिवाइज नहीं किया, तो फिर भूल जाओ, ठीक है। अगला है 40वां प्रश्न, चेक करके देखिए। 40वां हमें देखा वायरस के विषय में कौन सा एक कथन गलत है, हमें गलत कथन देखना है कौन सा गलत है। ये सभी परजीवी होते हैं, हाँ होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन दोनों होते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक का प्रभाव नहीं होता, नहीं होता। तो इन सभी में कुंडलित समिति होती है, ये गलत है। गलत हमें ढूंढना है, तो हमारा ऑप्शन आएगा बी, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से वह कौन सा एक सूक्ष्म जीवाणु है जो पौधे के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करता है और उनके पोषण में सहायता भी करता है। आपको बता दें इसमें से क्या आएगा आंसर। इसमें से हमारा आंसर आएगा एजोटो, एक मिनट, उनके पोषण में सहायता करता है। तो जीवाणु हमें बताना है कौन सा जीवाणु है, ठीक है। तो सहजीवी संबंध भी करता है, हाँ जी आ गया, ये हमारा आएगा ग्लोसम। क्या आएगा? ग्लोसम, ठीक है। एजोटोबैक्टर जो होता है ये सहजीवी नहीं होता है, ये स्वतंत्र होता है। अगला है केंद्रक झिल्ली जिसमें किसमें नहीं होती, आपसे नेगेटिव पूछा है। तो केंद्रक झिल्ली किसमें नहीं होगी? केंद्रक झिल्ली हमारी देखो पेनिसिलियम में होगी, ये यूकैरियोटिक है। एगरिकस इसमें होगी, वॉल्वॉक्स में होगी। नो स्टॉक ये हमारा क्या है? ये हमारा प्रोकैरियोटिक है, और प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, ये वाली बात आपको पता होगा। तो हमारा आंसर आएगा डी, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है 43, निम्न में से कौन सा एक जीव अथवा जीवों का जोड़ा सही वर्गीय समूह के अंतर्गत बताया गया है? कौन सा है ऐसा, ये आपको फाइंड करना होगा। तो पैरामीशियम तथा प्लाज्मोडियम उसी जगत में आते हैं जिसमें पेनिसिलियम आता है। अरे नहीं, पेनिसिलियम कवक है, ये प्रोटोजोआ है, गलत हो गया। लाइकेन का संयुक्त जीव है जो शैवाल एवं प्रोटोजोआ के साथ सहजीवी होता है, गलत। शैवाल और कवक होता है और यहाँ प्रोटोजोआ दे दिया, ये भी गलत हो गया हमारा। आगे हम बढ़ते हैं सी और डी वाले में, ठीक है। ब्रेड और बियर बनाने में किया जाने वाला इस्तेमाल यीस्ट है और जो ये कवक है, बिल्कुल सही बात, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन इसका आंसर आएगा सी, ठीक है। यीस्ट जो होता है ब्रेड और बियर को बनाने का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। नो स्टोकेनाबिना प्रोटिस्टा है, गलत, प्रोटिस्टा नहीं है, ये दोनों ही मोनेरा होते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़े। सबसे अधिक पोषण विविधता किस समूह में पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा पाई जाती है मोनेरा में। किस में मिलेगी? मोनेरा में। ये वाली बात मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पहले भी बताई थी कि जो जीवाणु होते हैं ये मृत्यु सेप्रोफाइटिक भी होते हैं, पैरासाइट भी होते हैं, और रसायन संश्लेषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, कई सारे मतलब इसमें आते हैं। आगे हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। 5 जगत वर्गीकरण में क्लेमाइडोमोनास तथा क्लोरेला किसमें सम्मिलित किए गए हैं? 45। तो आपको बता दें ये एक कोश की क्या है? एक कोश के शैवाल हैं, और एक कोश के शैवाल को रखा जाता है प्रोटिस्टा में। मैंने आप लोगों को बताया भी था, मोस्टली बच्चे ऐसा हो सकता है कि इसको देखकर क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला को देखकर शैवाल लगा दें, लेकिन नहीं, एक कोश के शैवाल जो होते हैं वो प्रोटिस्टा में रखे जाते हैं। तो आंसर इसका ए आएगा, 45 का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जीवधारी यूकैरियोटिक कोशिकाओं का उदाहरण नहीं है? क्या बोला इसने? यूकैरियोटिक का उदाहरण नहीं है, नेगेटिव पूछा है। देखो पैरामीशियम ये यूकैरियोटिक है, यूग्लिना यूकैरियोटिक है, अमीबा यूकैरियोटिक है, लेकिन एस्चेरिया कोलाई, इसी को तो हम बोलते हैं ई कोलाई। क्या बोलेंगे? ई कोलाई। और ई कोलाई क्या होता है? ई कोलाई होता है जीवाणु, बैक्टीरिया होता है, और बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होते हैं, ना कि यूकैरियोटिक। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगला है जीवाणुओं में ससीम केंद्री, ससीम केंद्री का मतलब होता है यूकैरियोटिक। ससीम केंद्र की कोशिका के समान एक कोशिका घटक क्या होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, अगर आप दिमाग लगाओगे ना तो आराम से उसे पहचान कर पाओगे। पता है क्या? प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली जीवाणु में और यूकैरियोटिक में दोनों में समान होती है, ठीक है। केंद्रक जीवाणु में होता है, सॉरी जीवाणु में नहीं होता, यूकैरियोटिक में होता है। कोशिका भित्ति जीवाणु में होती है, ससीम केंद्र में नहीं होती। राइबोसोम जीवाणु में 70 एस प्रकार का होता है और दूसरे वाले में 80 एस प्रकार का होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है 51, रोग कारक माइक्रोस्पोरम। माइक्रोस्पोरम जो होता है ये मानव में एक बीमारी करता है जिसको रिंगवर्म बोलते हैं। रिंगवर्म को दाद कहा जाता है, ठीक है। उत्तरदायी है जो किस जीव के समान आएगा? तो आपको बता दें रिंगवर्म मतलब कवक। तो इसमें ढूंढो तुम्हें कोई कवक दिखाई दे रहा है? देखो ये तो गोलक्रमी है, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये तो सब क्रमी है। राइजोपस मोल्ड ये क्या है? कवक है। तो रिंगवर्म जो कवक से होता है, माइक्रोस्पोरम से, तो इसका संबंध डी से आएगा, ठीक है। तो तुम्हें ये कॉमन सेंस भी लगाने हैं भाई, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन तुमको देके दिखाई मिल जाएंगे। आपको क्या काम करना है? सिर्फ दिमाग लगाना है, कॉन्सेप्ट सीखना है, क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएगा आपके। अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता तो तुम्हें दिक्कत बहुत आएगी। हिंदी इंग्लिश में भी प्रॉब्लम आ जाती है आप लोगों को। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे अधितापानुरागी मतलब कि हाई टेम्परेचर वाले हैं ये
जीवधारी जो तीव्र अम्लीय मतलब अधिक पीएच आवासों में रहते हैं वे किस दो समूह में आते हैं? देखो, डायटम्स अधिक ताप में नहीं रहते, प्रोटिस्टा नहीं रहते, यीस्ट नहीं रहते, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया ये जो ऐसे होते हैं अधिक सल्फर युक्त, अधिक टेम्परेचर, अधिक लवण, ऐसे वातावरण में मतलब विषम से विषम तापमान में, विषम से विषम परिस्थितियों में जीवित रहने में ये सक्षम होते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो बेटा, आगे बढ़ो। अगला है 53, एकल कोशिकीय सुकेंद्रकी जीवधारी किस वर्ग में आते हैं? देखो कितना बोला, सिंगल सेल वाले यूकेरियोटिक जीवधारी किस में आएंगे? तो सिंगल सेल वाले आएंगे प्रोटिस्टा में, ठीक है ना। और ये कवक वाला ये तो बहुकोशिकीय हो जाएगा, तो ये आंसर गलत। आर्कीबैक्टीरियम मोनेरा ये दोनों कैसे होते हैं? ये होते हैं प्रोकैरियोटिक, तो ये वाले भी गलत, ये वाले भी गलत, तो हमारा आंसर प्रोटिस्टा आएगा। समझ में कुछ आया आपके? अगला है वायरस आवरण को क्या नाम दिया जाता है? तो वायरस के चारों ओर जो आवरण होता है उसको कैप्सिड कहा जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वायरस जो होता है वो बना होता है न्यूक्लियोप्रोटीन का, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। झिल्ली परिसीमित अंग निम्न में से किस एक में नहीं पाए जाते? क्या बोला उसने? नहीं पाए जाते, मतलब ये कहना चाह रहा है कि मतलब सेल ऑर्गेनल जो होते हैं कोशिका के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, किस में नहीं होंगे? तो याद करो उसमें नहीं होंगे जो मोनेरा में होगा, और जो मोनेरा में होगा उसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका होगी, जिसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका होगी उसमें ये नहीं पाए जाएंगे। देखो स्ट्रेप्टोकोकस क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया मोनेरा में आता है, और मोनेरा में प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये कुछ नहीं होता। क्लेमाइडोमोनास सेवाल है, सैक्रोमाइसिस ये यीस्ट है, सैक्रोमाइसिस यीस्ट है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, इन सभी में पाए जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जो होते हैं, ठीक है, लेकिन स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया में नहीं पाए जाएंगे। अगर आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक है जो स्वच्छंद जीव अवायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण की श्रेणी का है? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 56, कोई ऐसा आप में से बच्चा है जो 56 का आंसर मुझे बता सके? है कोई? चलो ये मैं आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है 56 वाला। 56 को आप लोगों को क्या काम करना है, मुझे कमेंट में इसका आंसर बताना है। देखते हैं कौन कौन वीडियो को देखता है, देखते हैं कौन कौन ने अच्छे से मेरी मतलब कि जो नोट्स हैं उन्होंने अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग नीट की, AMU-BSc की, या फिर मान लो किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो आपने अगर ये क्वेश्चन का आंसर मुझे बता दिया, अब मैं तुम्हें एक हिंट और दे रहा हूँ, इसी प्रश्न का आंसर मैं इसी वीडियो के अंदर भी मैं कहीं ना कहीं पर बोल दूंगा। इस प्रश्न का आंसर इस वीडियो में कहीं ना कहीं मैं बोल दूंगा। अब आपको ध्यान से वीडियो देखनी है कि कहां पर मैंने इसका आंसर बताया है, ठीक है, इसका आंसर भी मैं बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास प्रश्न है, अब मैं कुछ रैंडमली कुछ क्वेश्चन उठाता हूं, इसी चैप्टर के हैं, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा एक सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरकारी है? मतलब कौन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेगा, ये हमसे पूछा गया है। तो आपको पता होगा फ्रैंकिया जो जीवाणु होता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, और राइजोबियम पौधे की जड़ों में ये मिल जाता है। और नॉन लेग्यूमिनोसी पौधे जो होते हैं जैसे कैजुराइना हो गया, एलनस हो गया, रूबस हो गया, उनमें भी ये देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अगला है ऑक्सीजन उत्पादी प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत बढ़िया। मतलब ऑक्सीजन बनेगा, प्रकाश संश्लेषण होगा किस में, ये हमें बताना है। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होना चाहिए? क्लोरोबियम ये तो नहीं हो सकता, क्रोमेटियस ये भी नहीं हो सकता, रोडोस्पाइलम तो अवायवीय होता है, ऑक्सीजन होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑसिलेटोरिया अच्छा है तो है, ऑसिलेटोरिया देखो आपको बता दें ये उसमें देखने को मिल जाएगा तुम्हें, ये साइनोबैक्टीरिया में, ये साइनोबैक्टीरिया होता है। और साइनोबैक्टीरिया कैसे होते हैं? ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, ठीक है ना। नोस्टोकेनाबिना, ऑसिलेटोरिया ये सब एक ही कैटेगरी में आते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक अवपंक फफूंद है? स्लाइम मोल्ड वाला है ये, तो ये इसमें फाइसीडम आएगा, चेक करके देखना, मैंने ये नोट्स में करा रखा है आप लोगों को, ठीक है। आगे हमारा है, माइकोप्लाज्मा के संबंध में निम्न में से कौन सा एक कथन गलत है? ये पौधों में लोग पैदा करते हैं, बताओ क्या ये पौधों में लोग पैदा करते हैं? तो कहेंगे हाँ ठीक है, इन्हें PPLO कहते हैं, हाँ ये भी ठीक है। ये बहुरूपी होते हैं, ये बहुरूपी होते हैं, हाँ होते हैं। ये पेनिसिलिन के प्रति संवेदनशील होते हैं, गलत। पेनिसिलिन के प्रति संवेदनशील नहीं होते ये टेट्रासाइक्लिन के प्रति संवेदनशील होते हैं, ठीक है। ये मैंने बता रखा था आप लोगों को, आपने ध्यान ना दिया हो तो हमें नहीं पता, लेकिन ये वाली बात तो कही, ये बात तो है, मैंने तो कराया है, उसमें चेक करके देख लेना माइकोप्लाज्मा वाले नोट्स में। आगे है, निम्न में से कौन सा एक जोड़ा बेसिडियोमाइसिटीज के अंतर्गत आता है? किसके? बेसिडियोमाइसिटीज के अंतर्गत आता है, तो ये आता है हमारा पक्षी नीड कवक और पफ बॉल्स, है ना। तो साइएंथस एक कवक होता है, उसी को वर्ड नेस्ट फंगी कहा जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और एक लाइकोपर्डोन होता है, उसको पफ बॉल कहते हैं। ये दोनों आप लोगों को ध्यान रखने हैं, ठीक है। और बेसिडियोमाइसिटीज में आएंगे ये।
आगे बढ़ते हैं। अगला है फसली पादपों के भंडारण की अवस्था में विषैले पदार्थ स्रावित होते हैं। तो विषैले पदार्थ स्रावित होंगे एस्परजिलस से और पेनिसिलियम से, इन दोनों से स्रावित होते हैं। तो इसका आंसर ए और बी दोनों आएंगे। 5 जगत प्रणाली में जो होती है उसका मुख्य आधार था, तो मुख्य आधार उसका क्या था ये आप लोगों को बताना है। तो इसका मुख्य आधार जो था वो था हमारा पोषण। क्या था हमारा? पोषण। कि मोनेरा कैसे करेंगे, प्रोटिस्टा कैसे करेंगे, कवक पादप जंतु ये किस तरीके से करेंगे, ये पोषण था। ठीक है, आगे बढ़ें। जीवाणुओं में प्लाज्मिड है। तो देखो जैसे मान लो हमारे पास जीवाणु है, जीवाणु में गोल आकार का अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ होता है, उसी को कहते हैं प्लाज्मिड। ठीक है, तो आप बोलेंगे इसमें ए, क्या बोलेंगे? ए, अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ। इसमें 97 का ए आएगा। आगे बढ़ते हैं। किसके कारण ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं में अंतर पाया जाता है? तो कोश का भित्ति के आधार पर पाया जाता है, ध्यान रखना। आर्कीबैक्टीरिया के लिए क्या सही है? क्या सही है? तो शायद मैंने आपको बताया था, देख लेना चेक करके। आर्कीबैक्टीरिया जहां मैंने पढ़ाया है, ये सबसे पुराने सजीव प्राणी हैं। ठीक है, आर्कीबैक्टीरिया जो थे सबसे पुराने हैं, जब पृथ्वी का विकास हुआ था उस समय से भी बने थे। पादप अपघटक हैं। पादप अपघटक होते हैं मोनेरा और फंजाई। मोनेरा में बैक्टीरिया जाएंगे, फंजाई में कवक आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमने क्या काम किया, बहुत सारे क्वेश्चंस आज किए हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट थे। और आई थिंक जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं आपको समझ में आए भी होंगे। अगर कोई क्वेश्चंस ऐसा है जो आपकी समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ में हमारी वीडियो डेली आप लोगों के लिए पता ही होगा, आप लोगों को शाम 6 बजे दी जाती है। ये यहाँ पर आंसर की भी है, जो क्वेश्चन ठीक से समझ में ना आया हो या आंसर में मिसमैच हो गया हो तो आप इसे चेक कर सकते हैं। आपको क्या करना है, शाम को 6 बजे डेली हमारी जो वीडियो है आएगी, तो इसको आपको देखना है। और देखने के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है और बताना है आपको वीडियो कैसे लगी। और मैं आशा करता हूं कि आपको जो मैंने बताने की कोशिश की है वो पूरी बातें समझ में आई भी होंगी। चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए नेक्स्ट वीडियो के लिए हम प्रिपरेशन करते हैं। और आप लोग इस वीडियो को, मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। इस वीडियो को आप लोगों को क्या काम करना है, पहले तो एक बार देख लेना। देख ली वीडियो, देखने के बाद में जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया उन कॉन्सेप्ट को सीखना, सीख गए। दूसरी बार में आप लोगों को क्या काम करना है, इसी वीडियो को दोबारा चलाना। दोबारा चलाने के बाद में क्वेश्चंस का आंसर मैं बताऊं उससे पहले आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर बताना है। ठीक है, अगर आप बता पाए तो आप समझ जाओ आपको ये कॉन्सेप्ट, ये चैप्टर, ये क्वेश्चन आंसर सब समझ में आ गया। पहला काम क्या है, पहले वीडियो देखो, चीजों को सीखो समझो। वो दूसरी बार में आपको ये काम अप्लाई 101% करना है कि जो मैंने समझाई है, मेरे समझाने से पहले आप लोगों को आंसर बता देना। क्वेश्चन पढ़ना है फास्टली और उसका आंसर खुद बताना है आप लोगों को। और खुद चेक करना है कि जितने क्वेश्चन आप लोगों के सामने दे रखे हैं इनमें कितने ऐसे क्वेश्चन है जिनका आंसर आप खुद से दूसरी बार में दे पाए हो। पहले एक बार समझो, सीखो, दूसरी बार में करके दिखाओ। और मुझे कमेंट में बताना कि सर हाँ हमने किया और हमारे इतने क्वेश्चन हमारे ठीक गए हैं और इतने क्वेश्चन हमारे गलत गए हैं। चलो मिलते हैं।